नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव के संभावित नतीजों के बारे में। और यकीन मानिए, ये नतीजे सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। ये भारतीय राजनीति में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकते हैं जिसकी गूंज सीधा दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक सुनाई देगी। तो चलिए, बिना देर किए इसे गहराई से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम कुछ अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे, जैसे कि ये ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव क्या है, इसके पीछे की सांस्कृतिक रणनीति, घोषणा पत्र के बड़े वादे और उनकी कड़वी हकीकत, बाजार का रिएक्शन और सबसे जरूरी, पूरे देश पर इसका क्या असर होगा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बड़े पॉइंट से, एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव या कहें 15 साल के एक युग का अंत। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 92.93%। जी हाँ, इतना भारी मतदान। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर वोट करते हैं, तो ये साफ तौर पर एक बहुत बड़े बदलाव की लहर का संकेत होता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट और विशाल लोकतांत्रिक जनादेश है, जो बताता है कि पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों से चला आ रहा शासन अब एक बड़े फेरबदल की ओर बढ़ रहा है। अगर हम सीटों के गणित को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जहां 2021 में बीजेपी के पास 77 सीटें थीं, वहीं अब अनुमान है कि ये 2 गुनी से भी ज्यादा होकर 160 के पार जा सकती हैं। मतलब 148 के बहुमत के जादुई आंकड़े को बेहद आसानी से पार कर लिया गया। दूसरी तरफ 2021 में 215 सीटें जीतने वाली टीएमसी के अब सिर्फ 63 सीटों के आसपास सिमटने का अनुमान है। ये राजनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इस भारी जीत पर जीतने वाले पक्ष का क्या कहना है? उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट है। अमित शाह का ये बयान इस रणनीति को बखूबी दर्शाता है। उनका मुख्य दावा यही है कि राज्य से कथित भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा और कानून व्यवस्था यानी रूल ऑफ लॉ को वापस लाया जाएगा। यही उनका सबसे बड़ा चुनावी वादा रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे दिलचस्प पहलू पर, सांस्कृतिक रणनीति, जहां राजनीतिक विचारधारा और बंगाली गर्व का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। देखिए, कोई भी चुनाव सिर्फ नारों से नहीं जीता जाता। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति होती है। और यहाँ जो रणनीतिक संतुलन बनाया गया है, वो वाकई देखने लायक है। एक तरफ पार्टी के मजबूत राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे यूसीसी और सीमा सुरक्षा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बंगाली संस्कृति और विरासत को पूरी तरह से गले लगाया है। वंदे मातरम संग्रहालय बनाना हो, टैगोर सांस्कृतिक केंद्रों की बात हो, या फिर ये भरोसा दिलाना हो कि मछली आहार पर कोई पाबंदी नहीं होगी, ये सब उसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने के लिए कई बेहद स्थानीय वादे भी किए गए हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक सर्किट का निर्माण, गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और राजवंशी व कुर्माली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देना। इसका सीधा सा मकसद ये है कि पार्टी की विचारधारा राज्य के सांस्कृतिक ताने बाने के साथ गहराई से जुड़ जाए। सरकार बनने के बाद क्या होगा, इसके लिए भी एक बहुत ही सख्त और टाइम बाउंड ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। सिर्फ 45 दिनों के अंदर सीमा सुरक्षा के लिए जमीन देना, 100 दिनों में भ्रष्टाचार पर एक श्वेत पत्र लाना, 200 दिनों के भीतर अवैध अतिक्रमण साफ करना और सबसे बड़ी बात, महज 6 महीने के अंदर राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करना। लेकिन राजनीति की इस चकाचौंध से अलग अर्थशास्त्र की हकीकत कुछ और ही बयान करती है। हमारा तीसरा पॉइंट है बड़े वादे और उनकी कड़वी हकीकत यानी राजकोषीय बाधाएं। घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र कहा गया है, उसमें कई बड़ी और लुभावनी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र है। महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये की मदद, 7वां वेतन आयोग लागू करना, राज्य की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता। सुनने में ये सब बहुत शानदार लगता है, पर यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम सबको ये सोचना चाहिए कि आखिर इन भारी भरकम योजनाओं को पूरा करने के लिए इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? असली हकीकत ये है कि पश्चिम बंगाल का खजाना पहले से ही भारी दबाव में है। आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य का कर्ज उसकी जीएसडीपी का लगभग 38% है। राजकोषीय घाटा 2.9% के आसपास अनुमानित है और पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 4% है। आसान भाषा में समझें तो सरकारी खजाने में इन नई और खर्चीली योजनाओं का बोझ उठाने के लिए अब बहुत कम गुंजाइश बची है।
चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे विषय की तरफ, बाजार की प्रतिक्रिया। इस राजनीतिक उथल-पुथल को अर्थव्यवस्था ने किस तरह से लिया? चुनाव के नतीजों का असर सीधा बाजार पर दिखा। बाजार खुलने से पहले ही सेंसेक्स में 840 अंकों का एक जबरदस्त उछाल आ गया। ये उछाल कोई मामूली बात नहीं है। ये इस बात का साफ संकेत है कि निवेशक इस बात को लेकर कितने उत्साहित हैं कि अब केंद्र और राज्य सरकार एक ही दिशा में मिलकर काम करेंगी, जिससे नीतियों में आने वाला ठहराव खत्म हो जाएगा। और इस तालमेल का सीधा फायदा कुछ खास कॉर्पोरेट्स को मिलता दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर अदानी पोर्ट्स और JSW इंफ्रा को ताजपुर पोर्ट के पुनरुद्धार से फायदा होगा। यूको बैंक को बेहतर क्रेडिट साइकिल का लाभ मिलेगा। CSE जैसी कंपनियों को बिजली नीतियों में स्पष्टता मिलेगी और ITC जैसी बड़ी कंपनियों के लिए राज्य में अपना व्यापार चलाना और भी आसान हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है ताजपुर डीप सी पोर्ट। 25,000 करोड़ रुपए का ये विशाल प्रोजेक्ट, जो काफी समय से राजनीतिक अड़चनों की वजह से अटका पड़ा था, अब उसमें नई जान आ गई है। राजनीतिक स्पष्टता मिलने से इस बंदरगाह की क्षमता में लगभग 130% की जबरदस्त वृद्धि होने की उम्मीद है। ये अपने आप में इस चुनाव की सबसे बड़ी आर्थिक कहानियों में से एक है। आखिर में हम उस विषय पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, हमारा 5वां पॉइंट, इसका राष्ट्रीय प्रभाव, जो राज्य की सीमाओं से कहीं आगे तक जाएगा। पश्चिम बंगाल की इस जीत को सिर्फ एक राज्य तक समेट कर नहीं देखा जा सकता है। आप जानते हैं कि विधानसभा की जीत का सीधा गणित राज्यसभा की सीटों से जुड़ा होता है। इस बहुमत के साथ आने वाले सालों में NDA की राज्यसभा सीटें काफी बढ़ जाएंगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के लिए अब बड़े और कड़े कानूनी सुधारों को संसद के दोनों सदनों से पास कराना पहले के मुकाबले बहुत आसान हो जाएगा। और एक बात जो शायद बहुत लोगों के ध्यान से चूक गई हो, वो है 2026 में आने वाला परिसीमन विधेयक। 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा का एक बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है। अभी जो 543 सीटें हैं, उनकी जगह राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्यों का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 850 सीटों तक पहुंच सकता है। इस विस्तार का पश्चिम बंगाल पर क्या असर होगा? राज्य का राजनीतिक वजन और भी भारी हो जाएगा। अभी लोकसभा में राज्य की 42 सीटें हैं, जो परिसीमन के बाद बढ़कर अनुमानित 61 तक पहुंच सकती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सत्ताधारी दल के लिए 61 सीटों वाला राज्य एक बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली गढ़ बन जाएगा। इन सब बातों का सबसे गहरा असर पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा के बीच की शक्ति संतुलन पर। आज के समय में एक राज्यसभा सीट के मुकाबले 2.2 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इस नए परिसीमन के बाद ये अनुपात बढ़कर 3.3 हो जाएगा। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि भविष्य में किसी भी जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा के पास अपने विशाल संख्या बल के कारण एक तरह से असीमित शक्ति होगी, जो उच्च सदन के प्रभाव को काफी हद तक कम कर देगी। तो इन सभी आंकड़ों और समीकरणों को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल खड़ा होता है। क्या पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्रीय चुनाव सच में भारत के राष्ट्रीय संवैधानिक ढांचे और शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? इस पर गंभीरता से सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।